दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। मान लीजिए भारत की इकोनॉमी दुनिया में बेहतरीन इकोनॉमी हो चली है, इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मान लीजिए अमेरिका में भारत के वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर से जब भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के एनर्जी की जरूरत और रूस से सस्ते में मिलते हुए तेल को लेकर भी सवाल हुआ, तो भी दोनों ने कहा दरअसल भारत की इकोनॉमी का कोई जोड़ नहीं है। मान लीजिए और फिर सवाल कीजिए कि दरअसल इस देश के भीतर इतनी शानदार अर्थव्यवस्था को दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। लोगों के भीतर जो सवाल है वो सवाल कहीं टेलीविजन स्क्रीन पर या अखबारों की सुर्खियों में कहीं नजर क्यों नहीं आते हैं। नजर यह आ रहा है कि दरअसल अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या असम के मुख्यमंत्री हो, सभी चल पड़े हैं कर्नाटक की राह, क्योंकि यह स्टार प्रचारक हैं। और मोदी सहित यानी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री और देश के वित्त मंत्री समेत 8 और ऐसे मंत्री हैं जो स्टार प्रचारक कर्नाटक में होंगे। यह एक अलग मसला है कि संसदीय मंत्री संसद कैसे चलवा पाते वो नहीं जानते थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं जानकारी थी किसानों की तकलीफ क्या है, लेकिन वह प्रचार करने वहां जाएंगे। शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं है कि भारत के एजुकेशन की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कमजोर हुई है या मजबूत हुई है, उन्हें नहीं पता है, लेकिन वह प्रचार करने जाएंगे। एक लंबी फहरिस्त है सोशल जस्टिस और इस देश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर इस देश के संसदीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, वित्त मंत्री, सड़क मंत्री, हाईवे मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी जाएंगे कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने। लेकिन इस दौर में कोई सवाल यह नहीं पूछेगा दरअसल जिस तर्ज पर इस देश के गांव को 5 किलो अनाज देकर शांत किया गया, क्या वाकई मुद्रा योजना ने शहर के भीतर के गुस्से और आक्रोश को मुद्रा योजना के जरिए खामोश तो नहीं कर दिया? क्या इस देश में एमएसएमई की परिस्थितियां जो नाजुक होती चली जा रही है, 10,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद क्यों हो गए और 1/3 एसएमई की हालत खस्ता क्यों है, कोई सवाल क्यों नहीं करेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच जाइएगा तो पता चलेगा दरअसल हमारा एक्सपोर्ट जो खास तौर से प्रोडक्ट को लेकर में था वह कम क्यों हो गया है, कोई जिक्र नहीं करेगा। इस देश के भीतर में स्टार्टअप्स बार बार जिक्र होता है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत में ही वो इकोसिस्टम है जहां आप स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं बताएगा कि लाखों नौकरियां और सैकड़ों स्टार्टअप्स इस दौर में बंद क्यों हो गए, नौकरियां चली क्यों गई और करोड़ों रुपए इस दौर में स्टार्टअप में जो लगे थे वह डूब कैसे गए, कोई जानकारी नहीं देगा। अभी तक जिक्र होता था गांव के भीतर की अर्थव्यवस्था का, अब जिक्र है शहर के भीतर उस आधुनिक इकोनॉमी और उससे जुड़े हुए उस तमाम बाजार का जो भारत के भीतर संकट में है, लेकिन जिक्र कोई नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, इस बार के बजट में सरकार ने जिन योजनाओं का भी जिक्र किया है उसकी एक लंबी फहरिस्त है। उस फहरिस्त को पूरा कर पाने के लिए भी अप्रैल के महीने में ही सरकार के पास पैसा नहीं है, जिक्र कोई नहीं करेगा। कितनी योजनाएं हैं, लगभग 350 से ज्यादा योजनाएं, लगभग औसतन अगर इस देश के भीतर देखें तो 3 से 4 महीने लेट चल रही है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ उन योजनाओं को लेकर इस देश पर पड़ेगा, लेकिन कोई जिक्र नहीं करेगा। सवाल है जीएसटी के जरिए कलेक्शन बढ़ते चला जा रहा है, सरकार पीठ ठोक रही है, लेकिन यह नहीं बतला रही है महंगाई बढ़ती है तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ता ही है। और महंगाई पर रोक कैसे लगे, ईएमआई पर रोक किस तरीके से लगे और ईएमआई ज्यादा ना देना पड़े, ऐसी परिस्थिति को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। सुबह से लेकर रात तक हम और आप उस इनकाउंटर से नहीं बल्कि उस मर्डर से जूझेंगे जिसको लेकर तमाम टेलीविजन के स्क्रीन इस दौर में काले नजर आ रहे हैं।
अब हम चुनाव की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब देश के 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचेंगे वहां पर, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां पर, इन 4 राज्यों के समानांतर 3 कांग्रेसी मुख्यमंत्री को भी जोड़ लीजिए, उन्हें भी चुनाव प्रचार के लिए जाना है। वो चाहे राजस्थान का जिक्र हो, छत्तीसगढ़ का हो या फिर हिमाचल का हो। लेकिन इस फहरिस्त में इस देश की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी डामाडोल परिस्थिति, कंगाल होते देश, लूटपाट की परिस्थितियां जारी, भ्रष्टाचार पूरे यौवन पर, इन सबों का जिक्र कोई नहीं करेगा। हमें लगता है कि आज इन पन्नों को इसलिए खोल लीजिए क्योंकि तथ्यों के साथ परिस्थितियों को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जो प्रोजेक्ट्स हैं, 346 इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, उस पर तकरीबन 4,46,000 करोड़ का खर्चा इसलिए बढ़ गया क्योंकि सरकार इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं दे पाई। वो हो सकता है जमीन के तौर पर हो, बीच में जंगल के तौर पर हो, पेड़ों को काटने के तौर पर हो, पैसे के तौर पर हो, नहीं दे पाई। 172 योजनाएं उसमें से 1 साल के लेट से हैं और 171 योजनाएं 2 साल के विलंब से है। इसके अलावे 355 और भी योजनाएं हैं जो लगभग 5 बरस तक के लेट से चल रही है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस बात की फिक्र मत कीजिए कि इस दौर में सरकार ने जो अपने तौर पर स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाली, जब उसी के लिए पैसा नहीं है तो फिर बाकी चीजें कैसे पूरी होंगी। आप सोच रहे होंगे कौन सी स्कीम। सरकार की अपनी स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट सर्विस। ये सारी योजनाएं अलग अलग तरीके से है। तकरीबन 4,47,105 करोड़, यही जिक्र तो किया गया बजट में। लेकिन रफ्तार पहले कम होती थी, अब रफ्तार थमने लगी है, पैसा नहीं है। पैसा जहां पर है और जिक्र सरकार छाती ठोक के कहती है और कहती है कि देखिए हमने इस देश में जब से आए हैं बीते 8 बरस में, हमने मुद्रा लोन के जरिए इस देश में के युवाओं को, डिग्रीधारियों को, पढ़े लिखों को इतना पैसा दे दिया है कि अब वो अपने पैरों पर खड़े हैं। हमें लगता है इस बात का जिक्र आज खास तौर से होना चाहिए, क्योंकि सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ट्वीट के जरिए जानकारी देते हैं 23,20,000 करोड़ रुपए यह पैसा दिया गया है इस देश के भीतर में। जितनी बड़ी तादाद में मुद्रा लोन बांटा गया है, इतना तो इससे पहले कभी नहीं बांटा गया था। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर पैसा दिया गया तो फिर घबराहट किस बात को लेकर है। सही बात है, वो पैसा किनको दिया गया? क्या कैडर को दिया गया, स्वयंसेवकों को दिया गया, संघ से जुड़े हुए ही लोगों को दिया गया? बेरोजगारी इससे खत्म हो गई। बैंकों को निर्देश था, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसको भी निर्देश था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी निर्देश था। लेकिन इस लोन देने के चक्कर में खेल क्या हुआ? खेल ही हुआ कि पहले राउंड में पता चला कि जो 23 लाख करोड़ रुपए बांटे गए, उसमें से लगभग 4 लाख करोड़ के लगभग एनपीए में तब्दील हो चला है। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र बैंकर्स की तरफ से जानकारी आई कि महाराष्ट्र में ही सिर्फ लगभग 5,000 करोड़ के लगभग एनपीए में तब्दील हो गया है। सरकार नहीं चाहती है कि जिस इकोनॉमी को वो संभाले हुए है, उस इकोनॉमी से जो गुस्सा आम युवाओं में हो, लड़कों में हो, उन गुस्सों को शांत करने के लिए मुद्रा योजना है। आप सोच रहे होंगे 23 लाख करोड़, इसमें तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। हमने इसके भीतर झांक कर देखना शुरू किया कि आखिर ये कितनी बड़ी तादाद में इसकी मौजूदगी है जिससे वाकई ये कहा जा सके कि हां, ऐसा हो सकता है। और जानकारी निकल कर आई कि दरअसल अगर इसको आप तब्दील करेंगे, जितने लोगों को ये दिया गया है, एवरेज जब निकालेंगे तो हर के पास एवरेज सिर्फ 57,000 रुपए निकल कर आएगा। और इस देश के भीतर में जब हम 57,000 रुपए का जिक्र करते हैं तो उसमें वो कौन सी इंडस्ट्री खड़ा करेगा या किस स्टार्टअप का जिक्र करेगा, इसको आप अपने जहन में जरा रखिए। क्योंकि
करोड़ों लोगों को, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस देश में 23 लाख करोड़ रुपए दिए गए। एवरेज निकालिएगा तो 57,000 हर के हिस्से में। यह अलग मसला है कि उसके भीतर में किसी को 50,000 तक दिया जाता है, किसी को 5 लाख तक दिया जाता है, किसी को 10 लाख तक दिया जाता है। लेकिन देश की भीतर, वह भी शहरी इकोनॉमी, वह भी मार्केट इकोनॉमी के भीतर का संकट क्या है, जरा इसको इस रूप में समझ लीजिए कि जो वेंचर कैपिटल फंड से जो शुरू हुए स्टार्टअप्स थे 2022 में, 80 से ज्यादा बंद हो गए। उसमें हम 8 का नाम आज आपके सामने लेंगे, क्योंकि इन 8 की महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए है क्योंकि दुनिया की ऐसी कंपनियों ने इसमें पैसा लगाया हुआ था, या भारत के भीतर भी ऐसे लोगों ने पैसा लगाया हुआ था। इन कंपनियों को डूबना नहीं था, लेकिन इनका शटर डाउन हो गया। आप कहेंगे कौन सी कंपनियां? कल्पना कीजिए, मैट्रिक्स के पार्टनर रहे सास, इसमें लगभग 73 करोड़ रुपए टोटल जो फंडिंग थी वो डूब गई और जनवरी 2022 में ये खत्म हो गया। एडटेक से जुड़ी हुई कंपनी थी उदय, 110 करोड़ रुपए फंडिंग अप्रैल में डूब गई। एडेक्स से ही जुड़ी हुई स्टार्टअप एक था सुपर लर्न, लगभग 2.5 करोड़, जून में यह डूब गया। एडेक मैट्रिक्स से जुड़े हुए पार्टनर थे क्रिजो, लगभग 24 करोड़ रुपए, जून में ही डूब गया। नंदन नीलकेणी बैकअप कर रहे थे शॉपेक्स को, 460 करोड़ रुपए इसमें पूरे की पूरी फंडिंग थी, अगस्त के महीने में यह भी डूब गई। रोनी स्क्रूवाला, बड़ा नाम है, यह भी बैक कर रहे थे लीडो को, 168 करोड़ रुपए की फंडिंग थी, यह भी डूब गया। और सेलिब्रिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म एक खोला गया था बेंगलोर में, गो नट्स के नाम पर 7 करोड़ रुपए लगाए गए, यह भी डूब गया। हम इसका नाम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं आपके सामने कि सरकार की पूरी मुद्रा योजना में जितना पैसा किसी को दिया गया होगा, उस पैसे से वह स्टार्टअप्स कैसे चला पाता होगा, जब करोड़ों की फंडिंग के बाद इस देश के भीतर की स्थितियां नाजुक है। नाजुक होना सिर्फ यह नहीं है कि स्टार्टअप्स चल नहीं पा रहा, इकोसिस्टम डगमगा रहा है। दरअसल मार्केट गायब हो रहा है, कंजम्पशन लोगों की कम हो रही है, जेब में पैसा नहीं है। जो परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं उसमें बैंक से लोन उठा पाना मुश्किल है, चुका पाने में और स्थितियां नाजुक है, एक लंबी कतार है और 2023 में और ज्यादा स्टार्टअप्स बंद होंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक शोडाउन का जिक्र हो रहा है और इसके सेगमेंट्स अलग अलग बताए गए। जो हमने विशेषज्ञों से, हमारी टीम ने राय पूछी तो उन्होंने कहा कि यह K-12 सेगमेंट होता है, बड़े ट्रबल में है साहब। जो D2C होता है ये बड़े रिस्की जोन में आ गया है साहब। और 108 यूनिकॉर्न में से सिर्फ 20 यूनिकॉर्न ही मुनाफे में चल रहे हैं, लेकिन बात उसके कहीं आगे की है। हम जरा शहरी ढांचा आपको पहले बता रहे हैं, क्योंकि जिस स्थिति में आया, आप कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए, जोमेटो ने एक शुरू किया था, फटाफट आपके घर सामान आ जाएगा ब्लिंकिट के नाम से। आज वहां हड़ताल इसलिए चल रही है, उसने शुरुआत किया था एक डिलीवरी के 50 रुपए देंगे, फिर उसने कम किया एक डिलीवरी के 25 रुपए देंगे, तीसरी बार उसने कहा 12 रुपए देंगे, हड़ताल हो गई। बीते हफ्ते भर से हड़ताल चल रही है। परसों के दिन ही गुरुग्राम में जो लेबर कमिश्नर है उनके सामने जो लोग पहुंचे उनकी तादाद 3,000 से ज्यादा थी। जो बच्चे डिलीवरी करते हैं वो कह रहे थे 12 नहीं 25 रुपए प्रति डिलीवरी दीजिए। जरा समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि दुनिया के मानचित्र में गुरुग्राम की मौजूदगी एक्सपोर्ट के तौर पर भी है और भारत के भीतर भी एक्सपोर्ट के इलाके में अगर उधर गुरुग्राम है तो उत्तर प्रदेश का नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर है। कैसे चीजें चल रही हैं और क्राइसिस इस देश में कैसे शहर में गहराता जा रहा है। जो गांव छोड़कर बच्चे आए शहरों में उनके सामने मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम व्यस्त किस बात को लेकर है? कानून का राज स्थापित हो गया है, अब शांति है, अब हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है। तो पूरी कैबिनेट उठ के चली जाएगी, जो अलग अलग मंत्री हैं वह सभी चुनाव प्रचार में कूदेंगे और स्टार प्रचारक की तुलना उनसे की जा रही है, वो स्टार प्रचारक के तौर पर रहेंगे। लेकिन उसके बाद आइए कि 16 स्टार्टअप इस बरस सभी कर्मचारी बाहर, शटर गिर गया। 515 कंपनियों में से लगभग 1.5 लाख लोगों को निकाला गया 2021 में। 2022 में 442 लोगों की रोज हर दिन नौकरी जा रही थी, ये तकरीबन 1,61,330 लोगों की नौकरियां गई। 2023 में 1,864, जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 3 महीनों के भीतर
इतने दिन लोगों की नौकरी हर दिन गई। स्टार्टअप में 1,67,760 लोगों की नौकरी चली गई। एमएसएमई में कदम रखिएगा तो संसद में सरकार ने जानकारी दी कि 10,665 एमएसएमई बंद हो गए हैं। जब इसको तलाशना और भीतर जाके करना शुरू किया और अखिल भारतीय निर्माता संगठन से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ऐसा है कि लगभग 35% एमएसएमई कभी भी बंद हो सकते हैं। वो जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनको मदद करने वाला कोई नहीं है। हमने जिक्र किया कि कोविड के बाद से बड़े लाख करोड़ का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया, तो उनका कहना था जिक्र पे मत जाइए। जो बैंक में पैसा जमा होता है और सरकार जो काम करती है, जो सहूलियत देती है, उसके मद्देनजर जरा समझिए। इस दौर में जो बड़े कॉरपोरेट्स थे उनको सरकार ने जब मदद दी है तो वह सारी चीजों को हड़प रहे, चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर हो, चाहे इस देश के स्टार्टअप का सेक्टर हो। यानी प्लेयर्स कम होते चले जा रहे हैं, पूंजी चंद हाथों में सिमटती चली जा रही है और सरकार उस समेटे हुए पूंजी को जिन लोगों के पास है उससे राजनीतिक ताल्लुकात अगर बताकर चल रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और दुनिया में विश्व मंदी गहरा रही है और उसकी छाया भारत पे नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ने देंगे। इस बात का जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं करता है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर जब अमेरिका पहुंचे तो वहां जो पत्रकारों ने सवाल किया उसमें कहा था जी नहीं, भारत की इकोनॉमी कुलाचे मार रही है। ये अलग मसला है कि आईएमएफ की बैठक के बाद आईएमएफ ने भारत की विकास दर जो है वो 6% से नीचे ले आए, 5.9% पर ले आए। जो चले थे 7.5% से वह घटते घटते आ गए। लेकिन आरबीआई के गवर्नर ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छटनी हो रही है और कल ही जानकारी आई कि जो मेटा है, माने जिसके माता जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, वो 10,000 कर्मचारियों की और छटनी, और का मतलब 3 महीने पहले 11,000 की छटनी कर चुकी थी। कोई आहट, कोई आंच इस देश के भीतर आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। अगला मसला, इस देश के भीतर जो कानून का राज स्थापित हो गया है, राजनीतिक तौर पर अब कोई भी हिचकोले खाती सरकार इस देश में नहीं है, जैसा जिक्र केंद्र सरकार करती है, मोदी सरकार कहती है या बीजेपी करती है। लेकिन एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट राज्यों में आ रहा है, उसमें जहां जहां डिस्टर्बेंस है वहां वहां मुश्किल हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार डामाडोल है, वहां पर भी स्थिति नाजुक हो चली है। कर्नाटक के भीतर मैक्सिमम 2021-22 अगर देखें तो 37% इन्वेस्टमेंट फॉरेन जो था वो कर्नाटक में ही आया था। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। इस बार वो और मुश्किल परिस्थिति में आकर चीजें खड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश में जिक्र हो रहा था, जिसका जिक्र वहां के मुख्यमंत्री ने किया कि कानून का राज है और इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है। तो ऑफिशियल डाटा जो निकल कर आया उसने बताया कि दरअसल 2021-22 में सिर्फ $224 मिलियन ही आया था। यानी हरियाणा में $2,587 मिलियन, दिल्ली जैसी जगह में $7,647 मिलियन, तमिलनाडु में 3,000 से ज्यादा मिलियन डॉलर, महाराष्ट्र में 12,000 से ज्यादा मिलियन डॉलर, कर्नाटक में मैक्सिमम 18,000 से ज्यादा मिलियन डॉलर, उत्तर प्रदेश में 224 मिलियन डॉलर, जो आखिरी डाटा जारी हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इन सब के साथ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट जब बहुत साफ तौर पर कहती है कि भारत के भीतर की इकोनॉमी का सबसे बड़ा संकट यह है कि इन्फ्लेशन को ना रोक पाना और लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ते चला जाना और सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव प्रोडक्शन में रहना, यह शायद एक्सपोर्ट इंपोर्ट में खुल के नजर आने लगा है। अगला सवाल किसी के जहन में भी आएगा, जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इस बार रखी गई, उसने बतलाया दरअसल भारत का जो एवरेज है, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से 2022 तक 5.5% है एवरेज भारत की ग्रोथ रेट। और इसको अगर दो हिस्सों में बांट दीजिएगा, यानी 2014 से 2018 तो 7.4% है, और अगर 19 से 22 तक लाइएगा तो 3.2% है। हम चाइना से तुलना बार बार जिक्र करने लगते हैं। चाइना का एवरेज जो है वो 6.1 है 2014 से 2022 तक। उसको अगर 2019 से 2022 के बीच में लाएगा तो ये 4.9% है, भारत 3.2% है। महत्वपूर्ण ये नहीं है।
महत्वपूर्ण उसके आगे की स्थिति है। जो पूरा वर्कफोर्स है भारत के भीतर का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 11.6% हिस्सा ही लगा हुआ है। जबकि मनमोहन सिंह के काल के दौर में यानी 2012-13 में आइएगा तो लगभग 12.6% टोटल वर्कफोर्स का हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा हुआ था। इस दौर में वह भी कम हो गया। और ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर की स्थिति वर्कफोर्स के लिहाज से बेहतर हो, वह भी कम हो गया। मनमोहन सिंह के काल में 48.9% था टोटल वर्कफोर्स का, मोदी के काल में यह 45.5% आ गया इस दौर में, आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आउटपुट रेंज आता है, भारत दुनिया में टॉप पर है जहां वो आउटपुट लॉस है उसका -18%। कहीं दुनिया में आपको नहीं दिखाई देगा। भारत के बाद मलेशिया और थाईलैंड आते हैं आउटपुट लॉस में जो -13% है। कोई बताएगा इस दौर में भारत की इकोनॉमी को पटरी पर कैसे लाया जाए? शायद नहीं बताएगा, या बताने में मुश्किल हो रही होगी। क्योंकि इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिक्र लगातार हो रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है 14% बढ़ गया, इंपोर्ट भी 17% बढ़ गया। अगर चाइना का डाटा देखें तो चाइना की तरफ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, भारत जो कर रहा था, उसमें लगभग 14% की कमी आई है। वहां से जो माल हमारे यहां आ रहा था उसमें भी लगभग 8% की कमी आई है। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल यह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें जो उत्पादन होता है, यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो माल होता है, उसका कोई इजाफा उसमें कर पाने में भारत के सामने बड़ी मुश्किल है। और भारत का एक दूसरा संकट नायाब तरीके से, जब हम समूचे देश का जिक्र करते हैं तो आपको जान के हैरत होगी, भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 50% सिर्फ दो राज्यों में, गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों लगभग 50% एक्सपोर्ट करते हैं। और बाकी छिटपुट राज्य है। छिटपुट राज्य का मतलब तमिलनाडु मान लीजिए 9%, कर्नाटक 6%, उत्तर प्रदेश 5%, आंध्र प्रदेश 4.5%। इस लिहाज से धीरे धीरे चीजें संभलती चली जाती हैं, होते चली जाती है। लेकिन गुजरात के भीतर के 6 जिले और महाराष्ट्र के भीतर के 3 जिले, पुणे, मुंबई सबर्न, और गुजरात में जामनगर, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, कच्छ और देवभूमि, द्वारका, इन 6 जिलों के बराबर देश के सारे जिले हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही होगी कोई नहीं जानता है। और जब इस संकट से गुजर रहे हैं तो इस देश के भीतर में जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स होते थे उसमें एग्रीकल्चर ने इस दौर में सबको मात दिया। लेकिन अगला और सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने मौजूदा वक्त में यह आ गया है कि जब एक्सपोर्ट की दुनिया भारत की अगर थम जाएगी, जो मुश्किल हालात इस वक्त विश्व मंदी के आहट के साथ उभर रहे हैं, और जिसका सवाल शायद अमेरिका में पूछा गया, और अमेरिका में CNN के एक रिपोर्टर ने देश के RBI गवर्नर से पूछा, आप जो सस्ते में रूस से तेल ले रहे हैं और जितना सस्ता आपको मिल रहा है इस युद्ध के दौर में जो दुनिया के सामने संकट है और आपको सस्ते में मिल रहा है, तो मान लीजिए कल को अगर ऐसी परिस्थिति खत्म हो जाती है तो इकोनॉमी कैसे होगी? तो उनका कहना था इकोनॉमी और देश को एक साथ मिलाकर मत देखिए। और उस संदर्भ में उन्होंने बताया जहां हमारी जरूरत होगी हम पूरा करते हैं, लेकिन एक बैलेंस इकोनॉमी के मद्देनजर और इस देश में लोगों के इकोनॉमी से जुड़े होने की परिस्थितियां दो ही बात पर आकर टिक गई है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चाहिए, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख करोड़ बनती है। और उसके हटके जो शहरी बच्चे हैं जिनके हाथों में डिग्री है, खड़े हो जाएं तो इस देश में आंदोलन हो जाए और तख्ता पलट हो जाए, उनको मुद्रा योजना के जरिए जो 23 लाख करोड़ रुपए 40 करोड़ बच्चों को बांटे गए हैं, उनके हाथ में, हर हाथ में अगर 57,000 एवरेज आया है तो आप मानकर चलिए कि किसी के पास 20,000 आया होगा, किसी के पास लाख रुपया आया होगा। इस स्थिति के भीतर भारत में वह तमाम आर्थिक बुलबुले खामोश कर दिए जाते हैं, लेकिन बताए कौन और सुने कौन और दिखाए कौन? और उस दिखाने की परिस्थिति में इस देश की राजनीति में वैकल्पिक इकोनॉमी और वैकल्पिक पॉलिटिक्स कैसे खड़े हो और युवाओं को उससे कैसे जोड़ा जाए, इस पाठ को शायद भारत के राजनीतिक व्यवस्था के चैप्टर से ही गायब कर दिया गया है।
शायद इसीलिए हम आप दोनों गुम हैं अतीक में और कर्नाटक के चुनाव में। भूल चुके हैं जो जमीन है वो कितनी बंजर हो चली है अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, लेकिन सरकार मदमस्त है खुशहाली के साथ और अपनी चकाचौंध में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।